नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हो मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुमार अभय क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का दौर, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं शीत युद्ध के बारे में परिचय और क्यूबा मिसाइल संकट। और आज हम पढ़ेंगे इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए शीत युद्ध क्या है। और ऐसा नहीं है कि हमने शीत युद्ध क्या है इसके बारे में जानकारी ना प्राप्त की हो, इसके बारे में हमने थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी और ये समझने की कोशिश की थी कि शीत युद्ध क्या है, इस शीत युद्ध को शीत युद्ध ही क्यों कहा जाता है, इसका स्वभाव शीत ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो वो मेरे जो पहले जो लेक्चर हैं, जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है जो काफ़ी लंबा है, 1 घंटे के आसपास का है, उसे देख सकता है। उससे उसके बारे में पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। शीत युद्ध के जो बारे में जो इसका इतिहास रहा है, इसके पीछे का जो कारण रहा है, शीत युद्ध के बारे में जानकारी आपको उस इंट्रोडक्शन के लेक्चर से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध क्या है, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि शीत युद्ध का जो प्रभाव है दुनिया भर के देशों के बीच में किस प्रकार से पड़ा था, और अमेरिका का जो परमाणु गिरने का जो घटना थी, हमारे अमेरिका के द्वारा जो परमाणु छोड़ने की जो घटना थी, किस प्रकार से दुनिया के देशों के बीच में आलोचनाओं का शिकार हुआ था। कुछ देश या अमेरिका के समर्थक उसके जो इस फैसले को समर्थन कर रहे थे, और कुछ देश या कुछ समूह लोग जो हैं अमेरिका के परमाणु बम गिरने के फैसले को गलत कह रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे। तो इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी आज हम पढ़ेंगे। शीत युद्ध क्या है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। शीत युद्ध क्या है? दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अच्छा, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है, एक महत्वपूर्ण जो घटना होती है, वह समाप्त हो जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सन 1945 में। कब दोस्तों? सन 1945 में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 और 45 की समाप्ति हो गई। 1945 ये मैं समझा चुका हूँ दोस्तों, अगर किसी को समझना है तो वो मेरे पहला जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें समझ सकता है, ताकि अब मैं जो आगे पढ़ाऊँगा उसमें मुझे जो समय की जो बचत है वो हो सके, और जो विद्यार्थी है उनके लिए भी एक समझने में भी आसानी हो सके। तो दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 45 की समाप्ति हो गई थी। मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। धुरी राष्ट्र की अगुवाई जो है, धुरी राष्ट्र बेटा ये समूह है, आप समझो दोस्तों, फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उसमें समूह बने हुए थे। एक समूह दूसरे समूह का से भिड़ रहा था, लड़ रहे थे, यानी मित्र राष्ट्र है, धुरी राष्ट्र है। और धुरी राष्ट्र के अंदर 3 मुख्य प्रमुख देश थे और मित्र राष्ट्र के अंदर 4 प्रमुख देश थे। अगर हम देखते हैं कि मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से देश थे जो अगुवाई कर रहे थे मित्र राष्ट्रों की, तो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, और भी देश थे, ऐसी बात नहीं है, चीन भी था, और भी बतेरे देश थे इस मित्र राष्ट्रीय ग्रुप के अंदर। परंतु मुख्य तौर पर यहाँ पे बताई गई है कि कौन अगुवाई कर रहा था, कौन इसका नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ पे बात आती है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। अगर हम बात करते हैं धुरी राष्ट्र की, तो इसकी अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल हुए थे। मैंने क्या बोला दोस्तों कि अगुवाई वही कर रहा था जो ताकतवर देश थे, ठीक है। और ये जो युद्ध था वह विश्व युद्ध का रूप ले सका था, इसलिए ये विश्व युद्ध था। मैं ये सब चीज़ें मैं प्रथम यानी जो पहला लेक्चर है मेरा इंट्रोडक्शन वाला, उसमें समझा चुका हूँ। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, अरब, म्यांमार तथा भारत के है ना, 1 मिनट, इससे थोड़ा लाइन को छोटा कर देगा, ये ठीक है। हाँ, तो दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चीन, बर्मा और म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धन की हानि हुई थी। समझाने की कोशिश ये कह रहा है इस पूरे शब्द, इस लाइनों के अंदर, इसके लाइनों के दौरान, कि जो प्रथम सेकंड जो वर्ल्ड वार है ना, वो केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं था। परंतु आपको ये भी समझना है दोस्तों, यूरोप एक ऐसा देश था जो सबसे ज़्यादा नुकसान झेल रहा था, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो, ठीक है दोस्तों। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो, सबसे ज़्यादा जो नुकसान था वह यूरोप की धरती को झेलना पड़ा था। परंतु इसका जो विस्तार है वो दुनिया भर के देशों के बीच में था। अच्छा, इसके पीछे का एक छोटा सा रीज़न है
छोटा सा भी रीज़न है और एक महत्वपूर्ण रीज़न भी बनता है अपने आप में। आप जानते हो कि ब्रिटेन की जो साम्राज्य है दुनिया भर के अंदर फैला हुआ था, ठीक है। दुनिया के देश जो हैं ब्रिटेन के अधीन थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन का साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था और ऐसा क्षण नहीं था कि उस क्षण खून ना बहे। तो ब्रिटेन के जितने भी गुलाम देश थे वह ब्रिटेन के उस ब्रिटेन ने क्या काम करा था कि अपने गुलाम देशों के जो नागरिक हैं उनको सैनिक तौर पे उनको ट्रेनिंग देके युद्ध में शामिल करवाया था और उनके जो संसाधन हैं उसका इस्तेमाल भी युद्धों में करा था। तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा विश्व के अंदर प्रभाव पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आपको यह समझना है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रभाव है केवल यूरोप तक ही नहीं था, परंतु ये जरूर कह सकते हैं यूरोप पे ज़्यादा प्रभाव का असर ज़्यादा देखा गया क्योंकि वो एक केंद्र बिंदु था, परंतु इससे और भी देश प्रभावित हुए थे। समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि हुई, लोग मारे गए, धन हानि हुई यानी संपत्ति काफ़ी नुकसान हुई। यहाँ पे विश्व युद्ध लड़ा जाए तो काफ़ी लोग मारे जाएंगे। मैंने ये बताया था कि 3 करोड़ लोग मारे गए थे, सॉरी 6 करोड़ लोग मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है लोगों के मरने का और ये काफ़ी ज़्यादा दुखद भी ये इतिहास का एक दुखद हिस्सा भी है कि ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें करोड़ों लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा था। और जाहिर सी बात है लोगों की इतनी संख्या है मरने की तो यहाँ पे संपत्ति कितनी यहाँ पे नुकसान हुई होगी दोस्तों, यही यहाँ पे चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर जनहानि हुई, धन हानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा था। 1900 यानी प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा भारी कौन सा युद्ध था? दूसरा। मैंने बताया ना दुगना नुकसान हुआ था। और आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध अपने आप में क्यों अनोखा है, मतलब क्यों इतना यूनिक बन जाता है? क्योंकि इस युद्ध के दौरान यानी इतिहास उठा लिया जाए ना विश्व के अंदर युद्धों का, तो ये एक ऐसा युद्ध है जिसके अंदर परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। इसके बाद आज तक कभी किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है परमाणु बमों का। ये एक अलग घटना है, ठीक है, अपने आप में अलग अनोखी और बड़ी घटना है। परंतु ये भी समझना है कि एक दुर्घटना हुई थी यूक्रेन के अंदर, चेर्नोबिल के अंदर, जो कि ब्लास्ट हो गया था। एक न्यूक्लियर प्लांट ही ब्लास्ट हो गया था जो कि हिरोशिमा नागासाकी से भी बड़े पैमाने पर भी नुकसान करा था, रेडिएशन फैल गया था। वो हमें पर्यावरण वाले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। परंतु जो अभी यहाँ पर समझने वाली बात है कि युद्ध के अंदर कभी भी परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो परमाणु बमों का इस्तेमाल होता है, जिसमें परमाणु बमों का इस्तेमाल होता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, नागासाकी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके पीछे का कारण ये था दोस्तों कि जो धुरी राष्ट्र है ना उसके अंदर जर्मनी और जापान, जो जर्मनी और इटली, इन दोनों ने हथियार डाल दिए थे, युद्ध हार चुके थे। परंतु जापान जो है ना वो युद्ध लड़े जा रहा था। तो अमेरिका का यही एक कारण बनता है कि अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के इन 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे थे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। जाहिर सी बात है ये एक बड़ी घटना है अपने आप में। तो इस युद्ध से समझ में आता है, इस परमाणु बम के गिरने से ये घटना समझाती है दुनिया को कि किस प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व जो है दुनिया भर के देशों में देखने को मिलता है। वर्चस्व यानी दबाव, दुनिया एक दबाव में जी रही थी अमेरिका के इस हथियार को लेकर। ये आपको आगे के लेसनों में समझने को मिलेगा। मैं इसका रेफरेंस दूंगा आगे के लेसनों में, पहले लेसन का रेफरेंस दूंगा ताकि समझ में आए कि पहले लेसन का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका जो महत्व है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते दोस्तों। तो परमाणु बम गिराने की अमेरिका के फैसले की आलोचना का तर्क है। देखो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी घटना हुई है हमारे अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जब परमाणु बम गिरते हैं तो दुनिया के धड़े बढ़ जाते हैं। समर्थक और इसके विरोधी दोनों ही तरह के जो इस घटना को लेकर अपने नज़रिए रखते हैं। आलोचकों का तर्क है, यानी जो अमेरिका की जो आलोचना कर रहा है
उसका ये मानना है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। मतलब जरूरी नहीं था। अमेरिका को परमाणु बम नहीं गिरने चाहिए थे। अमेरिका ने परमाणु बम गिरे, परंतु फिर भी उसे दुनिया को दिखाना था, खास तौर पे यूएसएसआर को दिखाना था, क्योंकि यूएसएसआर ही, अमेरिका जानता था कि दुनिया में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो बस यूएसएसआर ही है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी जो है ना वो अमेरिका से भी अलग है। अब मैं आप इसके बारे में समझा चुका हूँ यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या है। यूएसएसआर की जो विचारधारा जो है ना वह साम्यवादी है, और अमेरिका की विचारधारा कौन सी है, पूंजीवादी है। तो कहीं ना कहीं वे इनडायरेक्टली एक संकेत दे रहा था, किसको, यूएसएसआर को। और एक और बड़ी बात यह है कि जब परमाणु बम गिरे गए थे ना, तो इस परमाणु बम गिरने के जो प्लानिंग का जो हिस्सा था वो मित्र राष्ट्र के अंदर अगर हम देखें तो ब्रिटेन को पता था, फ्रांस को पता था, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तो गिरने वाला था ही, यानी ये सब प्लानिंग के हिस्से थे। परंतु इस प्लान का हिस्सा किसको नहीं बनाया गया, यूएसएसआर को नहीं बनाया गया था। जाहिर सी बात है कि आप एक खेमे में हो, परंतु एक खेमे के सदस्य को ये ना बताया जाए कि इतने बड़ा प्लान किया जा रहा है जो कि इतिहास में आज तक नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है एक मनमुटाव इसे और बड़े स्तर पे ले आती है। तो यही कारण है कि अमेरिका जो है जापान को, यूएसएसआर को दिखाने के लिए यह गैर जरूरी काम करता है और ये परमाणु बम गिरता है। यह आलोचकों का मानना है, ठीक है दोस्तों। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वो दिखाना चाहता था, वो आंखों ही आंखों में धमकाना चाहता था अमेरिका कि हमारे पास ये ताकत है, ठीक है। सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकतवर है। अमेरिका के समर्थक, अब देखो अभी तो अमेरिका के आलोचक आ गए, अब अमेरिका के समर्थक की बारी आती है कि अमेरिका के समर्थन करने वाले कौन से देश हैं, मतलब क्या बात रखते हैं देश के बारे में, नहीं कि उन देशों का क्या मानना है अमेरिका का इस घटना को लेकर, उनकी क्या नज़रिया है। तो जाहिर सी बात है वो समर्थन करेंगे। वो क्या बात करते हैं, देखो अमेरिका के समर्थकों का तर्क है कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने तथा अमेरिकी और साथी राष्ट्रों के आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था, और विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण भी कुछ भी हो सकता है। मतलब विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब कि जापान अपने हाथ खड़े नहीं, युद्ध टाल नहीं रहा था, युद्ध से वो मतलब युद्ध समाप्त नहीं कर रहा था जापान। इन सभी चीज़ों को, यानी युद्ध को समाप्त करने के लिए, जल्द से जल्द द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये समर्थकों का मानना है, ठीक है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, ये देखना है। इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। दो महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी, जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये समझाया है, ठीक है। अगर आपने ढंग से समझा हो तो समझने वाली बात यहाँ पर यही है। ये इनडायरेक्टली बताने की यही कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन जो है पहला विश्व युद्ध लड़ चुका था, ब्रिटेन, फ्रांस जो हैं, और भी जो ताकतवर देश थे मित्र राष्ट्र के अंदर, वो ब्रिटेन, फ्रांस जो हैं वो पहला विश्व युद्ध लड़ चुके थे, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ चुके थे। उनके यहाँ के संसाधन चरमरा गए थे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वह भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था। इसलिए इस विध्वंस की जो मार है, अन्य जो ताकतवर जो देश थे जो अमेरिका से पहले हुआ करते थे विश्व पटल पर, यानी विश्व के अंदर, वो इस मार को झेल नहीं पाए थे। परंतु दो देश ऐसे उभर कर आए जो बड़ी हुई ताकत के साथ उभर कर आते हैं। एक है अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ, यूएसए और यूएसएसआर। यही दो क्यों उभर कर आते हैं, और इनके बीच में क्या आप क्या समझ सकते हो कि इनके बीच में युद्ध होता है, शीत युद्ध। क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है बेटा, 1918 के बीच में बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, इसी के बीच में 1917 में एक क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नाम है बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, या फिर साम्यवादी क्रांति। ये साम्यवादी क्रांति साफ बताती है कि ये जो क्रांति आई है ये पूंजीवाद के खिलाफ आई है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका यूएसएसआर से इसी समय से अलर्ट रहा था, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका।
और यूएसए हमेशा से ही किसको मानता आया है, किस विचारधारा को मानते आया है? अमेरिका शुरू से ही एक विचारधारा को मानते आया है, उसका नाम है पूंजीवादी विचारधारा। अच्छा, ये क्या है? विचारधारा का मतलब क्या है? अच्छा, जब मान के चलो दोस्तों कि आप अपने दोस्तों से कब, एक दोस्त को दोस्त कब बनाते हो, किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को दोस्त कब बनाते हो? जब आपको लगता है कि उसकी आइडियोलॉजी, आप उसकी जो समझ है, उसकी जो सोच है, कहीं ना कहीं आपसे मिलती है। जो चीज़ आपसे मिलती है ना, तो जाहिर सी बात है आपका झुकाव, उसका जो खिंचाव होगा उसकी तरफ ज़्यादा होगा। आप उसके साथ ज़्यादा अपना टिफ़िन को शेयर करोगे, अपनी बातों को शेयर करोगे, किसी और के साथ इतना नहीं शेयर कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो सोच और समझ है औरों के उस दोस्त के साथ ज़्यादा मिलती है। लोग तो बहुत होंगे, स्टूडेंट तो बहुत होंगे, परंतु आपका खिंचाव उस स्टूडेंट से ज़्यादा रहेगा, उस विद्यार्थी से ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए अमेरिका और यूएसएसआर से पहले, जब रूस हुआ करता था 1917 से पहले, तो अमेरिका और रूस के बीच में अच्छी बनती थी। 1917 से पहले की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1917 से पहले ये ऐसे समझ लो कि उस समय रूस जो है वो सामंतवादी व्यवस्था था, और जो कहीं ना कहीं इसका सामंतवादी का जो एक विकृत रूप पूंजीवाद की ओर विकृत जो रूप है ना, वो पूंजीवाद की ओर ज़्यादा दिखता है, जिसमें जो जमींदार वर्ग है वो पूंजीवाद को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अमेरिका का जो एक विचारधारा जुड़ाव था रूस के साथ था, परंतु ये 1917 यानी क्रांति से पहले हुआ करता था। इस हालात कब बिगड़े? जब 1917 के अंदर क्रांति होती है, साम्यवादी क्रांति, और साम्यवादी क्रांति के अंदर साफ बताया गया है कि ये जो क्रांति हुई है, ये विचारधारा जो आई है, साम्यवादी विचारधारा यूएसएसआर के अंदर, यह है पूंजीवाद के खिलाफ आई है। ये आप दूसरे अध्याय के अंदर भी पढ़ोगे, और ध्यान रखना जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अंडरलाइन कर दूंगा, और इसका फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक मैंने यहाँ से उठाया है। ठीक है, तो ये आगे भी मिलेगा आपको लेसन के अंदर, और ये अभी भी आपको समझना है। तो आगे भी पढ़ोगे, अभी भी समझ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सोवियत संघ और विश्व की राजनीति विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते हैं, यानी विश्व की कोई भी घटना क्यों ना हो, उन सबको प्रभावित करने के कौन दम्मा रखता है, किसके पास जिगरा है इतना? वो है अमेरिका और यूएसएसआर। अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, यूएसएसआर को ही दोस्तों सोवियत संघ कहते हैं, ध्यान रखना। सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने का मुकाबला खड़ा होना शीत युद्ध कारण बना, यानी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, एक कंपटीशन चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। वैचारिक तौर पर भी एक तरह से वो चल रहा था, एक कंपटीशन चल रहा था एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी, शीत युद्ध शुरू होने से पीछे यह भी समझ काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं। जैसे मैंने बताया था, क्यूबा मिसाइल संकट, सिर्फ क्यूबा मिसाइल संकट ही क्यों बना रहा? शीत युद्ध पूरी तरह से शीत युद्ध तक ही सीमित क्यों रहा? इसके पीछे का कारण क्या है? परमाणु बमों का होना, यानी यूएसएसआर और यूएसए के पास क्या है? परमाणु बम हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये जो देश हैं अमेरिका और यूएसएसआर कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर सीधे युद्ध की स्थिति में नहीं आए हैं। और यही एक कारण है कि शीत युद्ध सिर्फ शीत युद्ध तक ही सिमट के रह जाता है, इसने अपना रूप नहीं बदला, तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला। ठीक है, तो परमाणु बमों का होना ही शीत युद्ध को शीत युद्ध तक ही समेट के रखता है, इसलिए शीत युद्ध का कारण बना। ठीक है, शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, अगर युद्ध होगा और परमाणु बम का इस्तेमाल ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि खुद अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करा था जापान के खिलाफ, और भविष्य में युद्ध हो अमेरिका के साथ और अमेरिका बम का इस्तेमाल ना करे, परमाणु बमों का इस्तेमाल ना करे, और यही कंडीशन अब यूएसएसआर पे भी लागू होती है, क्योंकि यूएसएसआर के पास भी परमाणु बम है, और युद्ध हो यूएसएसआर के साथ अमेरिका के साथ यूएसएसआर एक दूसरे से लड़े, और दोनों देश लड़ते हुए युद्धों का परमाणु बमों का इस्तेमाल ना करें, ये हो ही नहीं सकता था। परंतु ये युद्ध ना हो इसलिए इन दोनों ने दूरी बनाए रखी, सीधे तौर पे युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए यह युद्ध जो है वैचारिक युद्ध ही बन के रह गया है। ठीक है, यहाँ पर देश जो है सामने नहीं आए, सैनिक तौर पे आपस में नहीं लड़े, वैचारिक युद्ध है, एक दूसरे को भाषण के द्वारा, ठीक है, उनको मतलब पोस्टर के द्वारा, भाषण के द्वारा नीचे गिराने की एक युद्ध है। जितना हो सके विश्व स्तर के अंदर एक देश दूसरे देश को कितना गिरा सकता है, ये एक ऐसा देश है,
यानी गली के अंदर दो आंटियां हैं, वो दोनों आंटियों की बनती नहीं है, जब वो लड़ती हैं तो ऐसे लड़ती है गाली दे देकर, यानी गली मोहल्ले को समझा सके देखो ये औरत कैसी है। ये मेरा एक हिस्सा है समझाने का, जो कि पार्ट मजाक में है, परंतु समझने की कोशिश करो, मनुष्य का स्वभाव भी तो ऐसा ही होता है ना। तो वो भी एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए गाली देता है और वो अपने आप को प्रूफ करता है, देखो मैं सही हूँ वो गलत है, वो भी सामने वाला भी यही करता है। तो दुनिया के देश भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो कुछ अलग बात नहीं है दुनिया के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं शीत युद्ध के तौर पे। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि परमाणु बम झेलने की जो ताकत है किसी भी देश के पास नहीं है, और यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जाहिर सी बात है, परमाणु बमों का होना ही दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध को शीत युद्ध तक ही सीमित करता है। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्तरंजित युद्ध होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उकसावे के बावजूद भी कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम नहीं लेता। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे एक संतुलन बना हुआ है, शक्ति का संतुलन बना हुआ है। अगर ये शक्ति का संतुलन कैसे बना हुआ है, ये शक्ति का संतुलन परमाणु बमों का होना जो अस्तित्व में है, एक यूएसएसआर के पास है, एक अमेरिका के पास है। ये परमाणु बमों को होना ही कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच में तीसरे विश्व युद्ध को ना बदलने की स्थिति रखता है। यानी परमाणु बम का होना ही शीत युद्ध को शीत युद्ध तक ही बनाए रखता है, क्योंकि दोनों देशों के पास इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं है कि वो परमाणु बमों को झेल लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो परमाणु बम है कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं, और जिसकी वजह से परमाणु बम की वजह से ही ये जो शीत युद्ध है कभी भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं बन सका, तीसरा विश्व युद्ध में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सका। अगर हम देखते हैं दोस्तों, मोल लेना नहीं चाहेगा, जाहिर सी बात है, दोनों देश युद्ध ले सकते हैं आपस में, युद्ध का मोल ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्षमता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है किसी के पास, क्योंकि युद्ध होगा तो परमाणु बमों का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदे चाहे किसी के भी हों, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। औचित्य मतलब सही नहीं ठहराया जा सकता कि भाई हमने परमाणु बम गिरा, हमने उसका नुकसान ज़्यादा करा, या उसने परमाणु बम गिरा, उसने ज़्यादा नुकसान करा। तो यहाँ पे तो इस कंडीशन में कभी स्थिति पहुँचेगी नहीं, क्योंकि परमाणु बम गिरने में दोनों को समान तौर पर ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे मनुष्य जाति का ही विनाश एक तरह से संकट में आ जाएगा, मनुष्य का जो अस्तित्व है वो ही संकट में आ जाएगा। इसलिए परमाणु युद्ध की सूरत दोनों पक्षों की इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि इनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। जाहिर सी बात है, ये पिछले लेसन में भी मैं समझा चुका हूं दोस्तों कि भाई कैसे आप तय कर पाओगे कि परमाणु युद्ध हुआ और परमाणु का इस्तेमाल ना भी हुआ। अगर मान के चलो परमाणु का इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हर कोई अपने हथियार जो बनाए हैं वो रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, एक डर बनाए रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। परमाणु बमों का हथियारों का निर्माण किया जाता है। अगर युद्ध होता है तो इन युद्धों में इन परमाणु बमों का इस्तेमाल होगा और पक्का होता, परंतु दोनों पक्षों के पास परमाणु बम था, तो इसलिए दोनों पक्षों ने पक्षों का मतलब समझ में आ रहा है ना, अमेरिका और यूएसएसआर, दोनों महाशक्तिशाली देशों ने शीत युद्ध तक ही सीमित रखा। दोनों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे एक साथ युद्ध की स्थिति में आ जाए। तो यहाँ पे अगर युद्ध होता तो कोई भी विजेता नहीं होता, ये तय कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो पाता। ठीक है, यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। उसे अपरोध यानी रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। यानी जाहिर सी बात है, शीत युद्ध को सिर्फ शीत युद्ध तक ही सीमित क्यों रखा गया? एक लगता है ना कि एक रुकावट बनी रही है, एक संतुलन बना रहा है, एक रुकावट बनी रही है, जिसे एक शब्द में बोला गया है, अपरोध। ध्यान रखना बच्चों, या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपरोध किसे कहते हैं, तो अपरोध इसी शब्द को कहते हैं कि युद्ध, यानी अमेरिका और यूएसएसआर दोनों युद्ध की स्थिति में नहीं आ पाए, उनके बीच में युद्ध ना हो पाने का कारण क्या है? अपरोध। अपरोध कैसे कह सकते हैं कि संतुलन बना हुआ है शक्ति का, और ये जो शक्ति का संतुलन बना हुआ है ना, दोनों देशों को रोके हुए है युद्ध होने से। इसलिए दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और आपसी नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। जाहिर सी बात है, युद्ध का खतरा कौन उठाएगा भाई साहब? कोई नहीं उठाएगा यहाँ पे।
क्योंकि स्थिति यहाँ पर आप कह ही नहीं सकते यहाँ पे कौन जीत गया है, जबकि युद्ध इसलिए लड़ा जाता है कि हम यहाँ पे विजेता होंगे, परंतु यहाँ पे परमाणु बम की स्थिति होने की वजह से, यानी परमाणु बम हैं, इसी वजह से यहाँ पे युद्ध का किसी ने मोल नहीं उठाया, यानी खतरे का मोल नहीं उठाया। तो यहाँ पे युद्ध से बचे हैं दोनों देश। तो यहाँ पे यही बताया गया है, दोनों पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है दोस्तों कंपटीशन। जो भी कंपटीशन हुआ है, जो भी आगे बढ़ने की जो होड़ थी, उसे होने के बावजूद शीत युद्ध रक्तरंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। यानी कहने का मतलब यही है कि शीत युद्ध सिर्फ शीत युद्ध तक ही सीमित क्यों रहा, इसके पीछे का कारण क्या है? रक्तरंजित युद्ध नहीं हुए, खून नहीं बहा, इसके पीछे का कारण क्या है? इन सब के पीछे का कारण एक ही है, परमाणु बमों का होना, जो कि दोनों देशों के बीच में एक शक्ति का संतुलन बनाए रखती है, अवरोध की स्थिति बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है बच्चों? अवरोध की स्थिति बनाए रखती है। यहाँ पे ये जो शब्द दिख रहा है आपको दोस्तों, अवरोध, इसे ध्यान रखना, अवरोध की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो ये पक्ष का कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्तरंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर जो है ना, इसका जो नेचर है, जो इसका स्वभाव है, मैंने बताया है पहले लेक्चर के अंदर, इसकी जो तासीर है बड़ी ठंडी रही है, क्योंकि युद्ध नहीं लड़ा गया। युद्ध का मतलब क्या होता है, समझ में आता है ना दोस्तों? युद्ध का मतलब तो यही होता है ना कि गहमा गहमी हो, गर्मा गर्मी हो, लोग मारे जा रहे हो। परंतु ये जो युद्ध था, शीत युद्ध था, इसकी तासीर ही ठंडी थी। इसके पीछे का कारण क्या है? एक अवरोध बना हुआ था दोनों देशों के बीच में, एक संतुलन बना था शक्ति का, जो कि परमाणु को लेकर था। तो यहाँ पे इसकी तासीर इसी कारण से ठंडी थी। पारस्परिक, यानी पारस्परिक का मतलब होता है आपस में जो अवरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को रोक ना सकी। पारस्परिक का मतलब होता है आपसी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है युद्ध तो, हाँ जाहिर सी बात है युद्ध तो नहीं हो पाया, अवरोध की स्थिति बनी रही, परंतु एक चीज होने से नहीं रोक पाई, वो है कंपटीशन। कंपटीशन दोनों देशों के बीच में रहा, आगे बढ़ने का कंपटीशन, कौन ज़्यादा हथियार बनाएगा। ठीक है, कौन किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, ये सभी आपको आगे पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये एक होड़ लग गई थी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। इसके बीच आप देखो कि दुनिया के जो देश हैं वो बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जो केंद्र होता है क्या कहते हैं शीत युद्ध का, वो यूरोप ही होता है। तो समझने वाली बात है कि यहाँ पे कंपटीशन की एक शुरुआत होती है, एक दौड़ की शुरुआत होती है, जिसमें आप देखोगे कि युद्ध तो नहीं होता है, परंतु एक युद्ध शुरू होता है, कंपटीशन का, आगे बढ़ने का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध शुरू होता है, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियाँ और उनके अपने गुट थे। इन पर आपसी, परस्पर का मतलब होता है आपसी प्रतिद्वंदी, यानी आपस में जो कॉम्पिटिटर थे, जो आपसी जो कंपटीशन लड़ रहे थे, उन गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदार भरा व्यवहार करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदार भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी, एक मिनट आगे बढ़ा देता हूँ, हाँ ठीक है, ये सही है। इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। इतना काफ़ी है? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे क्या बात चल रही है कि अपने अपने गुट थे, जाहिर सी बात है दोनों महाशक्तियों के अपने अपने गुट थे। आपको पता है ना कि जो यूरोप है, पहला शिकार यूरोप ही बना था इस शीत युद्ध का। आप शिकार का मतलब कैसे समझ सकते हो कि इसे ऐसे समझो, मैं मैप तो नहीं दिखाऊंगा, परंतु एक मान के चलो कि ये यूरोप है, मान के चलो। ठीक है, ये यूरोप है। ठीक है, और यूरोप जो है दो भागों में वैचारिक तौर पे बट चुका है। किस तौर पे बेटा? आइडियोलॉजिकल तौर पे, आइडियोलॉजिकल जो है ना बट चुका है, डिवाइड हो चुका है, इसका वैचारिक तौर पे बट चुका है। ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, यानी जो पश्चिमी हिस्सा है, और जो ये ईस्ट वाला हिस्सा है, समझ में आ रहा है दोस्तों? इसका कलर चेंज करता हूँ। हाँ, ये जो इसका ईस्ट वाला पार्ट है और इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे तो वेस्ट वाले पार्ट यानी पश्चिमी वाले भाग में अमेरिका का नेतृत्व था। अमेरिका, ठीक है दोस्तों, अमेरिका। ठीक है, यानी पश्चिमी यूरोप, आप ऐसे कह सकते हो, पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। और पूर्वी यूरोप, ईस्ट को कहा जाता है पूर्व, यानी पूर्वी यूरोप का नेतृत्व, यानी इसको किसने कमान संभाल रखी है? यूएसएसआर ने। ठीक है,
यूएसएसआर ने कमान संभाल रखी है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यूरोप के पश्चिमी दिशा के बारे में बात करते हैं, पश्चिमी यूरोप है, यहाँ पर जो विचारधारा काम कर रही थी वह थी पूंजीवादी, कैपिटल, ठीक है, कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो काम कर रही थी। जबकि अगर हम बात करते हैं पूर्वी यूरोप के अंदर यूएसएसआर का जिसका नेतृत्व था, यहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी काम कर रही थी बेटा। कौन सी? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी काम कर रही थी, यानी साम्यवादी विचारधारा काम कर रही थी। इस तरह आप देखोगे कि पश्चिमी जो यूरोप है वो अमेरिका का साथ दे रहा था, हर फैसले का समर्थन अमेरिका का कर रहा था, हर चीज़ के बारे में अमेरिका का समर्थन कर रहा था। उसी प्रकार जो है पूर्वी जो यूरोप है वो यूएसएसआर का समर्थन कर रहा था, हर मसले के अंदर, हर घटना के अंदर पूर्वी यूरोप का समर्थन कर रहा था। तो यहाँ पे इतनी सी बात समझनी है दोस्तों कि यूरोप जो है एक केंद्र था शीत युद्ध के दौरान, जो कि वैचारिक तौर पे बढ़ चुका था। आप देखोगे पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप का जो नेतृत्व कर रहा था वह यूएसएसआर कर रहा था, जिसकी विचारधारा साम्यवादी थी। और साम्यवादी विचारधारा किस क्रांति के दौरान आती है बेटा? 1917 की क्रांति के दौरान आती है। लेनिन जो होते हैं वह इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता होते हैं। कौन होते हैं बच्चे? नेतृत्वकर्ता होते हैं। इस जो 1917 की जो रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होता है, इसके नेता लेनिन होते हैं। जबकि अमेरिका शुरू से ही एक कैपिटलिस्ट कंट्री रहता है और अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में वैचारिक तौर पे युद्ध था। कैसा युद्ध था दोस्तों? वैचारिक युद्ध था, वैचारिक युद्ध था। लिखा नहीं जा रहा है, 1 मिनट। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना समझ में आ ही गया होगा। हाँ, तो आपस में विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियां और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच आपसी अवरोध समझ में आ गया ना? जो आपस में जो रुकावट बनी हुई है युद्ध को लेकर, ये जो संतुलन बना हुआ है देशों के बीच में परमाणु को लेकर, वह जो रुकावट बनी हुई है उसे ही अवरोध कहा गया है। तो पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंस साबित होगा। और इस संदर्भ में जिम्मेदारियां, कहने का मतलब यही है कि जो अमेरिका और यूएसएसआर के समर्थक थे ना, उन्होंने भी युद्ध लड़ने से, जो भी अपने जो प्रतियोगी देश से या जो बैरी देश से, उनसे युद्ध लड़ने से बचा अपने आप को बचाए रखा। तो उन देशों ने भी समझदारी दिखाई जो अमेरिका के या यूएसएसआर के नेतृत्व में थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हमारा एक मोटिवेट बना रहे इस चैप्टर को आगे बढ़ाने तक। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब था संयम से काम लेना, संयम से काम लेना। तीसरा था कि विश्व के जोखिम से बचना। दूसरे का मतलब था संयम से काम लेना, तीसरा मतलब है जोखिम से काम लेना। समझ में आ रहा है दोस्तों? जोखिम और संयम से काम का क्या मतलब है भाई? जाहिर सी बात है, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। किस चीज़ का जोखिम नहीं उठाना चाहता है जी? ये युद्ध लेने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता है। संयम से यानी सब्र रखना चाहिए। अरे शीत युद्ध जैसा चरम बिंदु में भी संयम रखा गया, यानी यहाँ पर उस समय निकिता के जो खुश्चेव थे उन्होंने भी संयमता दिखाई और उन्होंने जोखिम नहीं उठाया। ये भी तो एक बिंदु आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्यूबा मिसाइल संकट जैसी स्थिति भी जहाँ पे लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं बनता। इसके पीछे का कारण यही था, संयम बनाए रखना, जोखिम से बचना। तो यहाँ पे यही चीज़ें काम आ रही हैं। शीत युद्ध ने समूचे मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। जाहिर सी बात है, शीत युद्ध सिर्फ शीत युद्ध तक ही सीमित रहा, वह अन्य जो है मतलब आगे की घटना या तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला। इसके पीछे यही एक कारण बनता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे करेंगे। इतना समझने कि आपको अगर मेरी ये लेक्चर या जो मेरी ये जो एक छोटी सी कोशिश है समझ में आती है तो दोस्तों बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों तक, जो आपके सहपाठी, जो आपके क्लासमेट हैं, जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये चीज़ पहुंचाइए, उन तक ये कंटेंट पहुंचाइए ताकि उनको एक गहरी समझ हो सके। तथ्यों के साथ इस लेसन को समझने की कोशिश करें। आगे भी अगर हम ये लेसन पढ़ेंगे ना तो इस लेसन का बहुत रेफरेंस आने वाला है दोस्तों। इसके बिना अगर आगे के लेसन पढ़ना मान के चलो अपने साथ बेईमानी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।